नमस्कार, मैं डॉक्टर मानव जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीए पार्ट थर्ड के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और इसके साथ ही यह प्रश्न पत्र हम बीए पार्ट सेकंड ऑनर्स में भी इसका अध्ययन करेंगे। यह ऑनर्स का पंचम प्रश्न पत्र है। आज का हमारा विषय है जर्मनी का एकीकरण। सन 1789 में फ्रांस में राज्य क्रांति से पूर्व यूरोप के लगभग सभी देशों में निरंकुश शासकों की एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। सभी शासक राजा के दैवीय अधिकार और न्याय सत्ता के सिद्धांत में विश्वास करने लगे। वे स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार मानकर शासन करते थे। इस समय जर्मनी अनेक राज्यों में विभाजित था, अतः ये सभी राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। पवित्र रोमन साम्राज्य की दुर्दशा का वर्णन करते हुए वोल्टेयर ने लिखा है कि पवित्र रोमन साम्राज्य न तो पवित्र है, न रोमन है और न ही साम्राज्य है। अतः 1789 में फ्रांस में बुर्बो वंश के सम्राट लुई 16वें के विरुद्ध एक सफल क्रांति हुई। यूरोप के अन्य देशों की राजनीति की भांति इस क्रांति ने प्रभावित किया तथा जर्मनी में भी इसके प्रभाव बहुत गहराई से पड़े। जर्मनी की जनता पवित्र रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थी। उसे फ्रांसीसी क्रांति के 3 पवित्र सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व से अत्यधिक प्रेरणा प्राप्त हुई। जर्मन राष्ट्रवाद और वियना सम्मेलन। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूरोपीय देशों के राजनीतिज्ञों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। जर्मनी की जनता को यह विश्वास था कि यह सम्मेलन जर्मनी की राष्ट्रीय एकता को मान्यता प्रदान की जाएगी, किंतु इसके विपरीत वियना सम्मेलन में राइन राज्य संघ समाप्त कर दिया। उस समय मैटरनिक वियना सम्मेलन में सर्वाधिक प्रभावशाली नेता था तथा यूरोप महाद्वीप में शांति स्थापना हेतु नेपोलियन के कार्यों को उलटने के लिए कृत संकल्प था। अतः इस सम्मेलन में यह मान लिया गया कि जर्मनी की राष्ट्रीय एकता अन्य देशों की शांति व व्यवस्था में बाधक सिद्ध हो सकती है। वियना समझौते के अंतर्गत जर्मनी को 38 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित कर उसकी राष्ट्रीय एकता को समाप्त कर दिया। इन राज्यों के प्रशासन के लिए एक संघीय संसद फेडरल डाइट का गठन किया गया। इसके सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार संबंधित राज्यों के शासकों को प्रदान किया गया। ऑस्ट्रिया को इस संघीय संसद का अध्यक्ष भी बना दिया गया। इस व्यवस्था का दोष ये था कि ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया। ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी के हित परस्पर विरोधी थे। ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रिया जर्मनी के हितों के अनुकूल कोई कार्य नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त यह संघ शासकों का संगठन था। जनता को इससे किंचित मात्र भी प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया जा सका। इस प्रकार वियना समझौते के अंतर्गत जर्मनी के प्रशासन के लिए की गई व्यवस्था अनुपयोगी और व्यर्थ भी थी। जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव। वियना समझौते की घोषणा के तुरंत पश्चात जर्मनी की जनता ने घोषित व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति करने की तैयारी आरंभ कर दी। वास्तव में जर्मन राज्यों के लोग नेपोलियन के समय से में राष्ट्रीयता और प्रजातंत्र के लाभों का अनुभव प्राप्त कर चुके थे। अतः अब एक तंत्रीय व निरंकुश शासन व्यवस्था को किसी भी स्थिति में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वे प्रत्येक राज्य के लिए पृथक संविधान व पृथक संसद की मांग कर रहे थे। जर्मन विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। लगभग 16 जर्मन विश्वविद्यालय के अध्यापक गणों और छात्रों ने राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने के लिए गुप्त समितियों की स्थापना की। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण जर्मनी की जनता में उदारवाद व राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार करना था तथा ऑस्ट्रिया के प्रति घृणा उत्पन्न करना था। जर्मनी में 1830 की क्रांति का प्रभाव।
जुलाई 1830 में फ्रांस में चार्ल्स दशम के निरंकुश शासन के विरुद्ध सफल क्रांति हुई। इस क्रांति की सफलता का समाचार जर्मनी की जनता ने भी राष्ट्रीय एकीकरण की भावना के साथ सुना और उनमें भी क्रांति का निश्चय किया। प्रशा के अतिरिक्त अन्य सभी जर्मन राज्यों के शासकों ने उदार संविधान लागू करने के लिए बाध्य किया। जर्मन के दक्षिणी राज्यों ने ऑस्ट्रिया के आधिपत्य का विरोध करते हुए सैनिक संगठन स्थापित कर लिया, किंतु 1830 की क्रांति का ऑस्ट्रिया साम्राज्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वह महान प्रतिक्रियावादी नेता मैटरनिक उस समय अपने प्रभाव और शक्ति के चरमोत्कर्ष पर था। उसने जर्मनी के विभिन्न राज्यों में क्रांति का दमन करने के लिए कठोर दमनात्मक कदम उठाए और सन 1832 में कार्लसवाद अध्यादेश का नवीनीकरण करके उन्हें कठोरता के साथ लागू किया। नेक्स्ट है सन 1848 की क्रांति। फ्रांस में 1848 की क्रांति की सफलता ने भी जर्मन राज्यों के देशभक्तों को क्रांति के लिए प्रोत्साहित किया। इस क्रांति के फलस्वरूप ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक का पतन हो गया और उसे त्यागपत्र देकर इंग्लैंड जाना पड़ा। ये घटना प्रतिक्रियावाद के अंत का स्पष्ट संकेत थी। जर्मनी की जनता ने अपने से संबंधित राज्यों के शासकों के विरुद्ध क्रांति कर दी। सर्वाधिक भयंकर क्रांति 13 मार्च 1848 की प्रशा की राजधानी बर्लिन में हुई। प्रशा के शासक फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने भयभीत होकर क्रांतिकारियों की मांग को स्वीकार कर लिया तथा राज्य में उदार संविधान लागू कर दिया। अन्य राज्य के शासकों ने भी प्रशा का अनुसरण करते हुए उदार संविधान को स्वीकार कर लिया। प्रशा के शासक ने जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण अभियान के नेतृत्व करने का वचन दिया। बोनापार्ट फ्रैंकफर्ट की संसद। जर्मनी के राष्ट्रीय नेता ने एक संसद गठन की जिसके सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया। इसके सदस्यों की संख्या कुल 600 थी। संसद का प्रथम अधिवेशन 1848 में फ्रैंकफर्ट में आहूत किया गया। इस अधिवेशन में जर्मन जनता के लिए एक संविधान का निर्माण किया गया। सदस्यों ने इस प्रश्न पर गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गया कि नवगठित जर्मन संघ में ऑस्ट्रिया को सम्मिलित किया जाए या नहीं। अंत में लिए गए निर्णय के अनुसार ऑस्ट्रिया को इस संघ में शामिल नहीं किया गया तथा प्रशा के राजा को संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस निर्णय के आधार पर प्रशा के राजा फ्रेडरिक फोर्थ ने एकीकृत जर्मनी का ताज धारण करने का अनुरोध किया, किंतु संसद ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। प्रशा के राजा के इस कार्य के फलस्वरूप फ्रैंकफर्ट की संसद के निर्णय स्वतः ही रद्द हो गए। इस असफलता से उदारवादियों और राष्ट्रवादियों को अत्यंत निराशा हुई। इस असफलता के बाद 1851 में जर्मनी के पुराने संघ को पुनर्जीवित कर दिया गया। इस समय तक लगभग पूरे यूरोप में 1848 की क्रांति का दमन किया जा चुका था। प्रशा की सेनाओं ने भी जर्मनी के क्रांतिकारियों का दमन कर लिया। इस प्रकार प्रशा के राजा की कायरता के कारण जर्मनी के राष्ट्रीय आंदोलन का समाप्त हुआ। अब है बिस्मार्क का अवतरण और बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कैसे बनता है। ऐसी संकटमय परिस्थिति में विलियम प्रथम का ध्यान एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में विख्यात व्यक्ति बिस्मार्क की ओर गया। वह उस समय प्रशा के राजदूत के रूप में फ्रांस में कार्यरत था। सम्राट ने उसे तुरंत फ्रांस बुलाकर 23 सितंबर 1862 को प्रशा का चांसलर नियुक्त किया। चांसलर पद की शपथ लेते हुए बिस्मार्क ने कहा, मैं श्रीमान के साथ नष्ट हो जाऊंगा, किंतु संसद के इस संघर्ष में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। विलियम प्रथम की भांति बिस्मार्क भी रक्त और लौह की नीति का समर्थक था। संसदीय प्रणाली में उसे तनिक भी विश्वास नहीं था। यही कारण है कि उसने सदैव संसद के अस्तित्व तथा उसके विरोध की अवहेलना की। वह जर्मनी के एकीकरण के लिए युद्ध को अनिवार्य मानता था तथा सफलता प्राप्त करने के लिए प्रशा की सैनिक शक्ति में वृद्धि करना चाहता था। अब हम ये देखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान रहा।
इति। नमस्कार।